हेलो गाइज, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल स्टडी पॉइंट आई में। मैं आज पुनः एससीईआरटी साइंस इकाई 2 कक्षा 7 की श्रृंखला लेकर आया हूं, भाग 2 को। इससे पहले हमने भाग 1 पब्लिश कर दिया है, उसको आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर लेना और वीडियो को देख लेना ताकि आप में विज्ञान की सही समझ विकसित हो सके। आइए चलते हैं भाग 2 की ओर। पदार्थ की संरचना, कक्षा 7, भाग 2, इकाई 2। तो हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट करना, वो वीडियो और देखना। उसके आगे आज हम बताने जा रहे हैं, हमने आपको समांगी विषमांगी मिश्रण तक बता दिया था कि किस तरह समांगी विषमांगी मिश्रण होते हैं, किस तरह इसका निर्माण होता है। तो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे आपका अगर जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं साइंस से संबंधित, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें आपके बहुत सारे प्रश्न साइंस से पूछे जाते हैं। इसलिए इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हम ये सारी एससीईआरटी एनसीईआरटी की श्रृंखला आपको पूर्ण करा सकें। हम लेकर चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, रसायन की भाषा। तो रसायन की भाषा का तात्पर्य होता है, जिस प्रकार आप जानते हैं गणित में कुछ संकेत होते हैं, इसी प्रकार जो संकेत होते हैं रसायन में भी इसी प्रकार के कुछ संकेत होते हैं। उन संकेतों के माध्यम से हम सारी बातों को रसायन में समझते हैं। आइए चलते हैं। हम गणित के जोड़ने घटाने गुणा भाग करने के लिए कुछ चिन्ह होते हैं, इनसे आप भली भांति परिचित हैं। जैसे आप ये जानते हैं, चूंकि होता है इसलिए होता है, त्रिभुज होता है छोटा बड़ा, इस टाइप से जो कई सारे त्रिभुज के या छोटा बड़ा के चिन्ह होते हैं, बराबर का चिन्ह होता है, ये कई सारे संकेत होते हैं। इसी प्रकार देखा जाए, जितने भी तत्व खोजे गए हैं अब तक विज्ञान में, उन विज्ञान के तत्वों को एक संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए, यानी लिखा 112 तत्व यानी 111 तत्व जो बने हैं। जितने भी दुनिया में, जितने भी रसायन विज्ञान में आपको यौगिक या तत्व जो कुछ भी पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे इन्हीं तत्वों से बने हैं। और इन बने लाखों यौगिकों, यानी इन तत्वों से लाखों यौगिक बने हैं, और इसलिए रसायन विज्ञान में प्रतीकों का महत्वपूर्ण स्थान है। यानी हम प्रतीकों यानी संकेतों को, सिंबल को समझना जरूरी होता है। आइए चलते सिंबल को समझते हैं। अगर तत्वों के प्रतीक की भी बात की जाए तो यूनान के लोग कुछ तत्वों के लिए प्रतीक सर्वप्रथम उन्होंने बनाए थे। 1808 में अंग्रेज रसायन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है जॉन डाल्टन, उन्होंने संकेत वृत्ताकार रखने का सुझाव दिया। उन्होंने तत्वों के संकेत वृत्त के अंदर अलग अलग निशान लगाकर, उन्होंने डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत प्रभावित किए गए। जैसा कि आप जानते हैं, स्वीडन के जे बर्जलियस, यानी सबसे पहले उन्होंने गोल गोल, जैसे आप देख रहे हैं ये चांदी का इस तरह बनाया, शीशा का इस तरह, सोना, यानी गोल पदार्थों को रखकर उन्होंने वहाँ पर कुछ चिन्ह अंकित किए, और उसी के आधार पर उन्होंने तत्वों के नाम का सबसे पहला प्रयास किया था मिस्टर डाल्टन ने। लेकिन स्वीडन के जो वैज्ञानिक है जे बर्जीलियस ने सबसे ये सुझाव उन्होंने दिया कि तत्व का नाम पहला अक्षर जो प्रतीक मान लिया जाए तो आसान होगा। वैज्ञानिकों के इनके सुझाव पहले तो कड़ा विरोध हुआ, किंतु 100 वर्ष बाद उनके सुझाव को मान्यता प्राप्त हुई। इस प्रकार जब प्रत्येक तत्व की अंग्रेजी वर्णमाला का जो पहला अक्षर होता है, अधिकांश तत्वों को अंग्रेजी के नाम के पहले अक्षर द्वारा ही प्रतीक माना गया है। यानी जितने भी तत्व लिखे गए हैं उनका पहला अक्षर ही प्रतीक माना गया है। जैसे हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एच से लिखा जाएगा, HYDROGEN, तो यानी इसका पहला अक्षर जो है उसी को कैपिटल लिख दिया जाएगा, वही उसका संकेत होगा। जैसे सल्फर का एस, ऑक्सीजन का ओ, कार्बन का सी, इस प्रकार विभिन्न तत्वों के नाम लिखे गए। एक अक्षर के नाम प्रारंभ होने वाले दो, अब ऐसी स्थितियां भी आई, मान लिया जैसे हाइड्रोजन है, इसी प्रकार हीलियम है, यानी हाइड्रोजन और हीलियम दोनों इससे आप जब लिखे जा रहे हैं, या कोबाल्ट है, कार्बन है, तो ऐसी स्थिति में तत्वों के नाम लिखने में समस्या आई। तो उसके लिए उन्होंने नया सुझाव दिया कि एक ही अक्षर के नाम प्रारंभ होना ही, पहले तो हम लिख लेंगे एक ही अक्षर, लेकिन कुछ ऐसे भी तत्व मिलेंगे जिनके एक ही अक्षर से उनके नाम प्रारंभ हो रहे होंगे, यानी दो या दो से अधिक तत्वों के लिए प्रतीक निर्धारण करने के लिए तत्व के लिए पहला अक्षर ले लीजिए, और जबकि जो दूसरा अक्षर होता है उस दूसरे तत्व के निर्धारण के लिए, यानी पहला अक्षर लिखने के बाद उसका पड़ोस वाला जो दूसरा अक्षर होता है वो भी स्मॉल लेटर में लिख लेंगे। इस प्रकार दूसरे तत्व का भी नामकरण बड़ी आसानी से हो जाएगा। यानी सबसे पहले हाइड्रोजन जब लिखा गया तो उसका कैपिटल एच हो गया, जबकि जब हीलियम की लिखने की बारी आई तो उसे हम स्मॉल लेटर पास वाला भी लिख लेते हैं सफिक्स में। इस प्रकार He जो होता है वो हीलियम हो जाता है। ऐसे उन्होंने लिखने के सुझाव दिए। तो इस प्रकार उन्होंने बताया पहला अक्षर दीर्घ यानी बड़ा लिखे, दूसरा लघु अक्षर में लिखा जाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनको लैटिन भाषा में लिखा गया, मतलब कभी कभी ऐसी भी स्थिति आती है, जैसे आप बात करिए जैसे कॉपर है,
जैसे कोबाल्ट है, जैसे कार्बन है। तो यानी ये तीनों देखो CO से लिखे जा रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं कॉपर है, कोबाल्ट है और आपका कैल्शियम। तो कॉपर, कोबाल्ट, कार्बन ये तीनों एक जैसे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, पहले अक्षर का एक नाम लिख लिया गया, दूसरे का दूसरा स्मॉल लेटर में, अब तीसरा भी अक्षर यदि आ रहा है तो उसके लिए हमें तीसरे तत्व के लिए क्या करना पड़ा, उस तत्वों को लैटिन भाषा में लिखा गया। तो आइए चलते हैं, देखो हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये सारे जो है संकेत लिखे गए हैं। का हाइड्रोजन का H, कार्बन का C, फ्लोरीन का F, नाइट्रोजन का N, फास्फोरस का P, सल्फर का S। और जब दो ऐसे मिल जाते हैं तो उसको सफिक्स में भी स्मॉल लेटर लिखा जाता है, जैसे एल्युमिनियम, आर्गन, Br का ब्रोमीन का ब्रोमीन हो जाएगा, कैल्शियम का C हो जाएगा, क्लोरीन का Cl। इस प्रकार एक अक्षर से दो अक्षरों से नाम को लिखा गया। लेकिन तीसरी स्थिति जब आई, जब लैटिन भाषा में लिखना पड़ा, तो उनको कैसे लिखा गया उनको समझते हैं। यहाँ पर देखो कुछ तत्व जैसे सोडियम है, सोडियम को लैटिन में नेट्रियम कहते हैं, इसका ही पहला अक्षर और दूसरा अक्षर लिखा गया, इस प्रकार इनका नामकरण हुआ। जैसे नेट्रियम Na से होता है, कॉपर जैसे आप देख रहे हैं CO होता है कॉपर, लेकिन इसे हम लैटिन भाषा में क्यूप्रम कहते हैं, Cu हो जाएगा। आयरन को हम फेरम कहते हैं, यानी Fe लिया गया। पोटेशियम को कैलियम कहते हैं, यानी K लिया गया। सिल्वर को हम अर्जेंटम कहते हैं, यानी Ag हुआ। गोल्ड को हम आरम कहते हैं, यानी Au हुआ। इसी प्रकार पारा को हम हाइड एगाइमरम कहते हैं, यानी Hg, इसका संकेत लिखा गया। इस प्रकार आपने जाना कि प्रतीक का महत्व कितना है, किसी भी तत्व का नाम, किसी भी तत्व का एक परमाणु। इस प्रकार प्रतीक H जो है हाइड्रोजन तत्व को, हाइड्रोजन के एक परमाणु को व्यक्त करता है। ये हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि तत्वों का जो सही तरीका जो आज हम अपनाते हैं उसे किसने दिया था, बर्जीलियस ने। सबसे पहले प्रयास किसने किया था, तो बायल ने। डाल्टन ने किया था, डाल्टन ने सबसे पहले प्रयास किया था। आगे चलते हैं, कुछ और जाने। तत्वों के परमाणु परस्पर संयोजित होकर यौगिक बनाते हैं। क्लोरीन का एक परमाणु हाइड्रोजन के साथ संयोजित होकर हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बनाता है, जबकि ऑक्सीजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से संयोग करके पानी यानी जल का निर्माण करता है। यहाँ हम ये भी देखना चाहेंगे कि भिन्न भिन्न संयोग क्षमताएं भिन्न भिन्न होती हैं, अतः तत्वों में संयोजन क्षमता अलग अलग होती है। संयोजकता सदा पूर्ण संख्या में व्यक्त की जाती है। इस प्रकार आपने तत्वों के संकेतों को बड़ी आसानी से समझ लिया और आप देख रहे हैं सबकी संयोजन क्षमता अलग होती है। इसी प्रकार हम संयोजकता की परिभाषा को समझते हैं। संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, यानी हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उस तत्व से जितना संयोग करेगी उतना ही उसकी संयोजकता होती है। तो देखो जैसे हाइड्रोजन की एक है, सोडियम की एक है, क्लोरीन की एक, पोटेशियम की एक, सिल्वर की एक, ऑक्सीजन की दो। इसी प्रकार कॉपर की एक या दो, कैल्शियम की दो, आयरन की दो, तीन, एल्युमिनियम की तीन, नाइट्रोजन की तीन, कार्बन की चार। इस प्रकार 1 से 4 तक संयोजकताएं होती हैं सभी तत्वों की, 4 से अधिक नहीं होती। आगे चलते हैं, रासायनिक सूत्र को समझते हैं। आखिर रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आप जानिए परमाणुविक प्रतीक के यानी परमाणु के प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। यानी परमाणु जो होते हैं उनके जो प्रतीक होते हैं उसी को हम रासायनिक सूत्र कहते हैं। तो ये आप रासायनिक सूत्र समझते हैं। तत्व का अणुसूत्र अब समझते हैं। अणुसूत्र क्या होता है, किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुविक प्रतीक के समूह को तत्व का अणुसूत्र कहते हैं। इसे संक्षेप में सूत्र भी कहते हैं। यानी परमाणुविक जो प्रतीक होता है, यानी किसी भी तत्व के अणु को दर्शाने वाला जो परमाणुविक प्रतीक होता है उसी को हम अणुसूत्र के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आज जो तत्व होते हैं या हाइड्रोजन के समान परमाणु होते हैं, तो इनका अणुसूत्र जो होता है O2, N2, Cl2, Br2, I2 होता है। ये इनके सब क्या होते हैं, अणुसूत्र होते हैं। जबकि फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस में 4 होते हैं जबकि सल्फर में 8 परमाणु होते हैं, अतः इनके एक परमाणु को P4 या S4 के से दर्शाते हैं। अधिकांश धातुएं परमाणु के समूह के रूप में रहती हैं, अतः इनको इनके प्रतीक द्वारा दर्शाते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणु की संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। तो इस प्रकार जिसमें 2 होते हैं, जैसे हाइड्रोजन में 2, नाइट्रोजन में 2, तो इनकी परमाणुकता कितनी है, 2 है। ऑक्सीजन की 2, फास्फोरस की 4 होती है। इसी प्रकार सल्फर की 8 होती है। अब चलते हैं यौगिक के अणुसूत्र की ओर। यानी हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं, वो भी कैसे, एक निश्चित अनुपात में जब मिलाए जाते यौगिक बनता है।
कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं, अतः यौगिकों को भी अणुसूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। यौगिक की अणु संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणु की संख्या भी निश्चित होती है। अतः परमाणु समानता क्या है? अविभाज्य है, यानी को और विभाजित नहीं किया जा सकता। ये पहले तब तक था, लेकिन आज के समय में इसे भी और खंड किए जा सकते हैं। यौगिक के अणुसूत्र में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या पूर्णांक में होती है। आगे चलें तो हम देखेंगे कई सारे तत्व जुड़ते हैं और जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। आइए चलते हैं आगे, डायरेक्ट हम समझते हैं। परमाणु प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, यह यौगिक का अणुसूत्र कहलाता है। यानी आप फिर से समझ गए होंगे कि आप परमाणु प्रतीकों का वह समूह ये दर्शाता है कि यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, वही यौगिक का अणुसूत्र होता है। जैसे किसी यौगिक का अणुसूत्र आप देखिए, उस यौगिक का अणुसूत्र एक अणु होता है, तत्व जिसमें वह यौगिक बना होता है, यौगिक के एक अणु उपस्थित तत्वों की परमाणु संख्या। यानी तीन बातें ध्यान रखना। उस यौगिक का एक अणु होता है, तत्व जिनमें वह यौगिक बना होता, तत्व होते हैं जिन यौगिकों से बना है, किन के तत्वों से, यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों की परमाणु की संख्या भी निश्चित होती है। आइए अब हम कुछ उदाहरण से समझते हैं, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर हमें समझना होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड नमक को कहते हैं, Na1 है, Cl 1 है, ये अणुसूत्र हो गया। और यौगिक में उपस्थित तत्वों की संख्या आप देखिए Na और Cl है, परमाणु की संख्या 1 है। आगे चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन CO2 है, कार्बन ऑक्सीजन 2 है, यानी कार्बन ऑक्सीजन है, कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि परमाणु की संख्या उसमें कितनी होती है यौगिक में, सारी बातें समझ सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, सल्फर का 1 है, जबकि ऑक्सीजन के 4 हैं। इन बातों को बड़ी आसानी से नाइट्रिक अम्ल का HNO3 होता है, इसे भी यहाँ समझ सकते हैं, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1 और ऑक्सीजन 3। कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं, Ca1 होता है, यानी कैल्शियम, कार्बन 1 होता है, ऑक्सीजन 3 होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी कहते हैं, या इसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम 1 होता है, ऑक्सीजन का 2 परमाणु होते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। इसी प्रकार चीनी यानी शक्कर, सुक्रोज कहते हैं, कार्बन के 12, हाइड्रोजन के 22, ऑक्सीजन के 11 परमाणु। पोटेशियम परमानेंट KMN4 होता है, पोटेशियम के 1, मैग्नीज का 1 और ऑक्सीजन के 4 होते हैं, इसे हम लाल दवा भी कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसे हम धावन सोडा कहते हैं, Na2CO3, सोडियम के 2 परमाणु, कार्बन के 1, ऑक्सीजन के 3। इसी प्रकार सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा होता है, जिसे NaSCO3 कहते हैं, सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 3। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, जिसमें सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के परमाणु 1-1 होते हैं। इस प्रकार सभी यौगिकों को माध्यम से आपने परमाणु की संरचना को समझ लिया, कुछ यौगिकों को ना जाना। आगे चलते हैं, किसी तत्व या यौगिक के एक से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणुसूत्र को पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिखी जाती है। उदाहरण के लिए जैसे जल के 2 अणु को दर्शाने के लिए, यानी H2O क्या है, ये एक अणु है जल का, और इसके आगे जब हम संख्या कोई लिखते हैं तो उतने ही अणु माने जाते हैं, यानी ये अणु को दर्शाता है, और जबकि ये H जो होता है ये परमाणु को दर्शाता है। यहाँ पर ये दर्शा रहा है पूरा जो जल है उसके 2 अणु हैं, और ये जो 2 सफिक्स में लिखा है ये क्या है, ये हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं को दर्शाता है। इसी प्रकार हम हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए ऐसे लिखेंगे, यानी ये हाइड्रोजन के 2 अणु हैं। 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है, किंतु 2Na सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों ही दर्शाते हैं, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूहों के रूप में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार आपने जाना कि किस तरह हम अणु और परमाणु को दर्शा सकते हैं। रासायनिक अपक्रिया को समझते हैं, आखिर रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो ऐसी क्रिया जिसके फलस्वरूप नए रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है, यानी कोई ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर या एक ही पदार्थ जो है कई भागों में टूटता है, या 2 नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। तो जो पदार्थ इसमें भाग लेते हैं, रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, जबकि अपक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार आप रासायनिक अपक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे, यानी रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेते हैं तत्व या अवयव उन्हें अभिकारक कहते हैं, जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। यानी अभिकारक उत्पाद के मध्य में तीर का चिन्ह लगाया जाता है,
यदि अपकारक व उत्पाद पदार्थों के नाम जगह पर उनके रासायनिक सूत्र लिख दिए जाते हैं, यानी रासायनिक सूत्र कभी कभी लिख दिए जाते हैं संकेत में, देखा जाए जैसे आयरन है और सल्फर है, आयरन और सल्फर मिलकर दोनों क्या बनाते हैं, आयरन सल्फाइड। यहाँ आयरन और सल्फर क्या हैं, अभिकारक हैं, जबकि आयरन सल्फाइड क्या बना है, ये एक उत्पाद बना है। इसको संकेत के रूप में लिखा जाए तो इसे हम समीकरण कहते हैं, यानी Fe और S और बन जाता है FeS। इस प्रकार आप आसानी से रासायनिक अपक्रिया को भी समझ सकते हैं। कुछ उदाहरण और भी दिए हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस में क्लोरीन गैस आपस में क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाते हैं, तो हाइड्रोजन तथा क्लोराइड अपकारक है, जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड उत्पाद है। जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या है, अभिकारक हैं, और हाइड्रोजन क्लोराइड जो बना है 2HCl, ये बन गया आपका उत्पाद, ये क्या है, अभिकारक। इसी प्रकार अन्य उदाहरण समझते हैं, जैसे वायु कार्बन यानी ऑक्सीजन के साथ जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। जैसे देखो आप, कार्बन ऑक्सीजन के साथ जली तो यानी ये कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, उत्पाद हैं। अब तीर के उधर यानी तीर से पहले जिसकी होते हैं वो अभिकारक होते हैं, तीर के बाद जो बनते हैं उसी को हम अब उत्पाद कहते हैं। तो इस प्रकार आपने आसानी से समझ लिया है। आइए चलते हैं एक टॉपिक को और समझते हैं। अब थोड़ा ये समझना होगा कि जो रासायनिक समीकरण हम लिखते हैं वो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तभी समीकरण सही होता है। ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर होती है उसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कोई भी अगर जो देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं अभिकारक में, क्लोरीन अभिकारक में 2 हैं, और जब यहाँ देखते हैं तो HCl के 2 अणु हैं, यानी 2 अणु हैं, कहने का तात्पर्य हाइड्रोजन 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, यानी इधर परमाणु की संख्या इधर परमाणु की संख्या बराबर है, तो इसे हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। यदि हम 2 यहाँ पर न लगाते तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होती, हालांकि रासायनिक समीकरण होती लेकिन संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं होती। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, ऐसे रासायनिक समीकरण जिनमें सभी तत्वों की परमाणुओं की संख्या दोनों ओर बराबर हो उसे हम कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और समीकरण को संतुलित करने का तथ्य जो होता है उसमें क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। यानी परमाणु जो ना तो उसमें नष्ट होते हैं ना तो बनते हैं नए, परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसीलिए रासायनिक अपक्रिया में किसी तत्व जितने परमाणु भाग लेते हैं अपक्रिया में अंत में उतने ही परमाणु प्राप्त होते हैं। इसे ही परमाणुओं के द्रव्यमान का आवेनस्यता का नियम कहते हैं। यानी परमाणु ना बनते हैं ना नए बनते हैं, ना ही कोई पदार्थ नष्ट होते हैं, इसी को आवेनस्यता का नियम कहते हैं। इस प्रकार बड़ी आसानी से आपने ये पूरे पाठ को समझ लिया। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, आपके लिए धन्यवाद। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट अवश्य करना ताकि आपको विज्ञान में सही विकास हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।